हेलो एवरीवन। इस टेस्ट में हम हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है मैड मेंस ऑफ दिल्ली, उसमें टेस्ट नंबर 17 डिस्कस करने वाले हैं। आज 5 मार्कर रहने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। हाउ डज द कास्ट सिस्टम रिप्रेजेंट द सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी? जो कास्ट सिस्टम है, हमारा जाति प्रथा है, ये सोसाइटी के सेगमेंटल डिवीजन को कैसे दिखाता है? सेगमेंटल का मतलब है कि अलग अलग सेगमेंट में कैसे बटा हुआ है, मतलब कास्ट के आधार पर सोसाइटी किस प्रकार बटी हुई है, वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू या स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बताना है। सबसे पहले आप कास्ट की डेफिनेशन बताओ। कास्ट क्या है? कास्ट इज ए फॉर्म ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन द हायरार्किकल डिवीजन। तो मतलब मेनली बाई बर्थ होती है और ये लंबे समय से चली भी आ रही है। तो सेगमेंटल डिवीजन कैसे हुआ है? इसका ओरिजिन अगर हम देखें तो वर्णा सिस्टम से माना जाता है। पहले 4 वर्णा होते थे जो कि ऑक्यूपेशन बेस्ड होते थे, बट लेटर टाइम्स में वो ऑक्यूपेशन बेस्ड बाय बर्थ कन्वर्ट हो गए और जो वर्णा सिस्टम था उसी के अंदर जाति प्रथा भी आई गई और कास्ट के अंदर सब कास्ट भी बनाई गई। इस प्रकार से शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट भी आगे जाके ये वर्णा सिस्टम से ही बाहर निकाल दिए गए, तो इनको हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बोलने लगे। तो इसमें जो आपका सेगमेंट्स बनाए हैं उसमें आपके सोशल रोल, आपके इकोनॉमिक फंक्शन, आपके रिचुअल्स, वो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उनको फॉलो करोगे। जैसे आप देखोगे आपकी मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी, आप सोशल एक्सक्लूजन फेस करोगे, डिस्क्रिमिनेशन फेस करोगे, आप सोशल और इकोनॉमिक स्फीयर्स में मोबिलिटी नहीं कर पाओगे। आप देखोगे एक ही सेम रीजन में ही अलग अलग कास्ट है, वो अलग अलग नेबरहुड में रहते हैं। इस प्रकार कास्ट की अलग अलग कॉलोनियां भी बनाई जाती हैं। आप देखोगे कास्ट के हिसाब से मेट्रोमोनियल वेबसाइट्स भी बनी हुई हैं, इवन आप वो मेंशन कर सकते हो। यू हैव टू फेस सोशल आइसोलेशन। तो ऐसे सेगमेंटेड सब ग्रुप बन जाते हैं, उनके अंदर ही मैरिज की जाती है। कास्ट है ना, एंडोगेमी। आपके सोशल इंटरेक्शंस है वो दे आर प्रमोटेड कि वो आपस में ऐसा ना करें। ठीक है, तो अगर इंटरकास्ट होती भी हैं तो भी उसको बहुत ज्यादा हार्श मतलब सोसाइटी में कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। रिलीजियस रिचुअल्स है, वहां पर अनटचेबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्फीयर में आप जाओगे तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी अपर कास्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज्यादा है, बिकॉज हिस्टोरिकली जो लोअर कास्ट हैं वो अंडर रिप्रेजेंटेड रहे हैं और आज भी उनका रेशो काफी कम है। इवन एजुकेशन में और जो जॉब्स है वहां पर रिजर्वेशन के थ्रू वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर रिप्रेजेंटेशन। तो देयर एक्सेस टू एजुकेशन, जॉब, रिसोर्सेज दे आर लिमिटेड और उसकी वजह से ये डिवीजन क्रिएट होते हैं। तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कास्ट सिस्टम जो है हमारा सेगमेंटल डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है बाय क्रिएटिंग सोशल सेगमेंट्स ईच विद इट्स ओन कस्टम, इकोनॉमिक रोल्स एंड सोशल स्टेटस। तो इस प्रकार से इंडिया में आज भी चीज एग्जिस्ट करती है, बट इसका इन्फ्लुएंस कम हो गया है। नंबर 2, एक्सप्लेन द सोशल कंसिक्वेंसेज ऑफ टेररिज्म। जो आतंकवाद है उसका सोशल कंसिक्वेंस, मतलब आतंकवाद में लोगों की लाइफ जाती है, सिक्योरिटी ऑफ थ्रेट, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट कंप्रोमाइज होता है, लेकिन सोशल समाज पर क्या कंसिक्वेंस आते हैं? समाज में डर का भय, मतलब डर का माहौल बन जाता है, लोगों में पोलराइजेशन होता है, या आप ये कह सकते हो लोग एक कांस्टेंट फियर में रहते हैं, पोस्ट ट्रोमा स्ट्रेस रहता है, या ये कह सकते हो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो भी रुक जाता है, सोशल कोहेशन है वो टूट जाता है। वो सारे पॉइंट आपको यहां पर लिखने पड़ेंगे। तो आप देखोगे कि एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसकी वजह से बहुत सारे कंसिक्वेंसेस आते हैं। जैसे सोशल हार्मनी टूटेगी, टेररिज्म से कम्युनल टेंशन आएंगे, बिकॉज इफ दे आर बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर रिलीजन तो इट विल क्रिएट टेंशन। तो रिलीजियस, एथनिक, नेशनल लाइंस पे हमारा डिवीजन होगा, कम्युनिटीज पोलराइज्ड होंगी, आपस में हॉस्टिलिटी बढ़ेगी और उनका आपस में जो ट्रस्ट और हार्मनी था वो कम होने लगेगा। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आपको मैंने बताया ना, मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी, कि एक बार अटैक हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है। जो लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं दे गो थ्रू दिस डिसऑर्डर, कि कभी भी, खासकर जो बॉर्डर पे रहते हैं तो उनको उनको नहीं पता कब उधर से गोला आके गिर जाए, तो दे स्टे इन द कांस्टेंट स्टेट ऑफ फियर। ये आपको लिखना पड़ेगा, ये पीटीएसडी, ठीक है, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो डिसरप्शन ऑफ डेली लाइफ एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, लोग एजुकेशन, हेल्थ केयर, अधिक एक्टिविटीज है उनमें डिसरप्शन आ जाता है, बिकॉज उससे डर का माहौल बना रहता है, तो कुछ टाइम के लिए वो बंद भी कर देते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर आती हैं, सर्च करती हैं और वहां पर कई बार धारा 144 भी लगाई जाती है या आपस्पा लगाना पड़ता है। कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस वो भी इफेक्ट होती हैं, ऐसे गैदरिंग वगैरह नहीं हो पाती हैं। ठीक है, लोग डरते हैं। मान लो महाकुंभ हुआ है हमारे देश में अभी, अगर वहां पर ऐसा टेररिस्ट अटैक कर दिया जाता तो लोग वहां पर नहीं जाते, ऐसा स्ट्रेस क्रिएट होता है। इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस भी होंगे, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से आएगी, बिजनेस में कमी आएगी, बिजनेस में कमी आएगी तो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का
सामना करना पड़ेगा, अल्टीमेटली लीड्स टू पॉवर्टी। तो ये विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाती है। गवर्नमेंट में फेथ कम होता है लोगों का, इंस्टीट्यूशन में फेथ कम होता है, इस प्रकार तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इससे आ सकती है। डेमोक्रेसी अल्टीमेटली इरोड्स, ठीक है, और ये गवर्नमेंट इसको अगर एड्रेस नहीं कर पाती है टाइमली तो गवर्नमेंट भी अपना ट्रस्ट खो सकती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी गवर्नमेंट भी फॉल कर सकती है ना। अब इसको रोकने के लिए सरकारें अपना सर्विलेंस बढ़ा देंगी, रेस्ट्रिक्टिव लॉज लगाएंगे और वो पर्सनल फ्रीडम के ऊपर हमारा इन्फ्रिंजमेंट होगा ही होगा, देखो उसको रोकने के लिए। तो कंक्लूजन क्या है कि देयर आर सेवरल सोशल कंसिक्वेंसेस, जो कि इमीडिएट लॉस और वो तो हमारा होना ही है, बट फियर होना, सोशल टाइज ब्रेक डाउन होना, हार्मनी होना, इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम का डिसरप्शन होना, ये सारे सोशल कंसिक्वेंसेस भी आप मेंशन करोगे। नंबर 3, व्हाट आर द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज के कोज क्या है, कंसिक्वेंस क्या है और कैसे आप एड्रेस करोगे। तो आपके 3 पोर्शन हो गए, एक में कोज बताओ, एक में कंसिक्वेंस बताओ, एक में आप इसका क्या पूछा है कि कैसे एड्रेस करोगे। तो आप कोज देखोगे तो भाई सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, गरीबी है, एजुकेशन कम है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, तो वो चाहते हैं कि भाई जल्दी से शादी हो जाए तो हमारा बर्डन कम हो। दूसरा कल्चर प्रैक्टिसेस हैं, बिकॉज ये लंबे समय से चाइल्ड मैरिज चली आ रही है तो उनके ऊपर प्रेशर भी होता है कि भाई इसको फॉलो किया जाए। नंबर 3, जेंडर इनइक्वालिटी है, तो गर्ल्स दे लीड दे फेस सोशली इकोनॉमिकली, उनको सेव करने के लिए आपको जल्दी शादी करानी पड़ती है। लैक ऑफ अवेयरनेस है, ऐसा चाइल्ड मैरिज का एक्ट है, लोगों को पता नहीं अभी भी, ये भी एक कारण है। कंसिक्वेंस क्या होंगे, हेल्थ रिस्क होंगे, कम उम्र में शादी करने से सी माइट फेस एमएमआर मोर्टेलिटी रेट उसको बढ़ जाएगा, प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ सकते हैं, या एजुकेशन सेटबैक उसको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है, है ना। इलिटरेसी होगी तो पॉवर्टी कम होगी, एक ये कारण भी माना जाता है, वुमेन्स का जो लिटरेसी रेट है वो कम है। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, डोमेस्टिक वोलेंस और जो बाकी चीजें हैं उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट होना था बच्ची का वो नहीं हो पाएगा। इवन बॉय का भी इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, आपके पास आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो आपकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लिमिट हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारी इसी कंसिक्वेंस है। तो इनको रोकने के लिए भाई क्या है, जो पहले से कानून बना रखा है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, इसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करो, अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करो, जैसे बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, या है ना, इस प्रकार के जो गर्ल एजुकेशन को है उनको आप और प्रमोट करेंगे। एनजीओ की हेल्प ले सकते हो, सोशो इकोनॉमिक इंसेंटिव आप चला सकते हो, एनजीओ की हेल्प, आपको बताएं कोलाबोरेशन, कोई भी चीज हो सोशल कोज हो तो एनजीओ की हेल्प लेनी ही लेनी है। इस प्रकार आप इसको फाइट कर सकते हो। तो इसके लिए हमें एक मल्टी प्रोलोंग्ड अप्रोच चाहिए कि एजुकेशन, लीगल, सोशल, पॉलिटिकल सब कुछ एक साथ काम करेगा तब जाके इसमें इंप्रूवमेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द चैलेंजेस पोज्ड बाय द इंक्रीजिंग एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू एड्रेस दिस चैलेंजेस। जो एल्डरली पॉपुलेशन है, मतलब जो जिनकी एज बढ़ रही है, उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं। दो पार्ट में डिवाइड कर दो। तो भाई चैलेंज क्या है, हेल्थ केयर का इशू है, ओल्ड एज में हम ज्यादा प्रोन होते हैं बीमारियों से, तो उनके लिए एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर वगैरह लाना बड़ा मुश्किल है, इंश्योरेंस भी उनका महंगा हो जाता है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग, है ना, मोस्ट ऑफ द एल्डरली आर नॉट अर्निंग, तो उनके लिए फैमिली पर डिपेंडेंसी आ जाती है। सोशल आइसोलेशन, वो अकेले रहने लगते हैं बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली डेवलपमेंट के कारण, और उनके इमोशनल साइकोलॉजिकल ट्रोमाटाइज हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी है, हमारे पास ओल्ड एज को इक्विप करने के लिए या इवन डिसेबल्ड के लिए भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं, उनकी मोबिलिटी थोड़ी सी लिमिट हो जाती है। लीगल प्रोटेक्शन भी आप देखोगे तो एल्डरली अब्यूज इज वेरी कॉमन, तो इसके लिए हमने एक एक्ट तो बना रखा है, बट इसका लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से अभी भी बहुत सारे एल्डरली को घर से निकाल देते हैं। तो ओल्ड एज होम्स भी हमारे पास कमी है, ये भी एक चैलेंज हमारे सामने। मेजर क्या होगा हेल्थ केयर के लिए, भाई आप जेरियाट्रिक केयर बढ़ा सकते हो, ठीक है, हेल्थ पॉलिसी वगैरह एल्डरली के हिसाब से थोड़ा टेलर करो, पेंशन वगैरह को हम एक्सपेंड करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम एल्डरली फ्रेंडली बनाएं। ये सेम केस हमें डिसेबल्ड में भी रखना है। लीगल सपोर्ट हम दें इनके लिए, ठीक है, ताकि एल्डरली राइट्स का अवेयरनेस फैले। सोशल सपोर्ट भी दे, कम्युनिटी प्रोग्राम चला सकते हैं इस प्रकार से। तो ये सारी चीज मिलकर एल्डरली पॉपुलेशन को हम एड्रेस कर सकते हैं। नंबर 5, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप इन द गांधीयन थॉट, हाउ इट इज रिफ्लेक्टेड टुडे। गांधी जी का जो आइडिया है ट्रस्टीशिप, इसका प्रिंसिपल क्या है और आज हम कैसे देख सकते हैं। ट्रस्टीशिप का मतलब यही होता है कि जब आपके पास कोई भी रिसोर्सेज है उसको पर्सनल यूज ना करके, उसकी ओनरशिप ना समझ के आप उसको एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी समझो और वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करो। तो मॉडर्न टाइम्स में कैसे रिफ्लेक्ट होगा, तो उसमें आप कुछ एग्जांपल देके समझाओगे, पर्टिकुलरली सीएसआर आप समझा सकते हो। तो जो गांधी जी का ट्रस्टीशिप का आइडिया था वो समझाता है कि जो वेल्थ है ना आपके पास, उसको लोगों के लिए यूज करो, वेलफेयर के लिए यूज करो। और टुडे कंटेक्स्ट में आप देखो तो सीएसआर इज वन एग्जांपल, फिलैंथ्रोपी इज सेकंड, एंड एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप।
ये सारे आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप क्या दोगे इसमें, इसमें आप जीआरडी टाटा वाला एग्जाम्पल दो, उन्होंने फिलेंथ्रोपी के लिए टाटा ट्रस्ट बनाया। अजीम प्रेमजी डोनेशन वगैरह है, या आप इसमें वो भी नोट कर सकते हो, जैसे बिल गेट्स ने भी अपनी एक फाउंडेशन बनाई थी। इस प्रकार से देयर मेनी फिलेंथ्रोपिस्ट जो इसमें हेल्प कर रहे हैं। तो सिविल सर्वेंट अगर इसको हेल्प मतलब इस प्रिंसिपल को अपना लेंगे, ट्रस्टीशिप को, तो वो उन्हें पब्लिक रिसोर्सेज को बेटर हैंडल करने में हेल्प करेंगे, एथिकली, मोरली, या उनका एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट को एंश्योर करेंगे। तो इससे क्या आता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इक्विटी आती है सोसाइटी में। बिकॉज अगर आपके पास ट्रस्टीशिप आएगी तो आप करप्शन में नहीं जाओगे, आप ग्रीडीनेस में नहीं जाओगे, आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाओगे। तो ये क्वेश्चन आराम से लिखने वाला है। व्हाट इज जस्टिस एज फेयरनेस अकॉर्डिंग टू जॉन रोल। अब जॉन रोल का जो आइडिया है जस्टिस एज फेयरनेस का, तो उनका जो आइडिया था वो था वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो ये आपको बताना है, तो आपको डायरेक्टली लिखना है। तो ये बात करते हैं इक्वल लिबर्टीज के बारे में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जो इनइक्वालिटीज इफ दे ओनली बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज, तो इस प्रकार का जो प्रिंसिपल था, तो ये हम रिजर्वेशन कॉन्टेक्स्ट में याद रख सकते हैं। तो जहां पर हमको ये है कि जो पॉलिसी बना रहा है उसको अपना खुद का स्टेटस देखे बगैर उसको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ताकि अनबायस्ड पॉलिसी बने, है ना। तो इस प्रकार ये है कि ये जो आइडिया था ये प्रमोट करता है कि जो भी पॉलिसी है ना वो इट शुड बी अनबायस्ड, मतलब इट शुड नॉट बेनिफिट ए पर्टिकुलर सेक्शन और उसको प्रिविलेज ना मिल पाए। तो इसका एडवांटेज हमें कैसा मिलेगा, जैसे आप देखोगे रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं, तो ये आरटी ही है, आयुष्मान भारत है, आल्दो दे आर सीन टू बी डिस्क्रिमिनेटिंग, है ना, लगता है ऐसा है कि ये डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं, बट जस्टिस एज फेयरनेस, तो ये औरों को जो पीछे हैं उनको आगे लाने की कोशिश कर रही, जो आगे उनको पीछे नहीं खींच रहा। तो बस इट लुक लाइक डिस्क्रिमिनेटरी बट इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी। तो ये आयुष्मान भारत हो गई, रिजर्वेशन पॉलिसी हो गई, आरटी एक्ट हो गया। तो ये हमारी जो पॉलिसीज हैं हमें इक्विटी, ये हमें देखो दो टर्म होती है, इक्वालिटी और इक्विटी। इक्वालिटी मतलब होता है समानता, लेकिन इक्विटी इससे थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल, कि समानता लानी है, बट कैसे। अगर आप ये कहो कि एक बंदर को और एक मछली को कि दोनों पेट पे चढ़ जाओ, दोनों को बराबर टाइम मिलेगा, जो पहले चढ़ गया वो जीत जाएगा। तो यहां पर इक्वालिटी तो दिख रही है कि दोनों को बराबर टाइम दिया गया, लेकिन आप ये भी तो देखो उसकी क्षमता कितनी है चढ़ने की। तो इक्विटी को हमें प्रमोट करना है, ठीक है। थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट है। तो आप भी अगर ये टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो स्कैन करके यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। 24 आवर्स में आपका क्वेश्चन पेपर, आपका आंसर शीट चेक होकर आपको मिल जाएगी, और आपको मेंटरशिप भी रहेगी आने वाले आरएस मेंस में। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। मिलते एक नए टेस्ट के साथ। थैंक यू।